हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 6 के भूगोल का पाठ 9 पढ़ेंगे। और पाठ 9 क्या है आपका? भारत और जलवायु, यानी भारत में कैसी जलवायु है, इन सब से रिलेटेड जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं, कभी तेज धूप होती है, कभी सामान्य दिन होता है, कभी सर्दी होती है तो कभी वर्षा होने लगती है। कभी कभी ये सभी या इनमें से कुछ स्थितियां एक ही दिन में हमारे सामने आती हैं। इस प्रकार की विभिन्न वातावरणीय स्थितियों को हम मौसम कहते हैं। समझ गए कि नहीं? इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे गर्म मौसम, बारिश का मौसम, ठंडा मौसम आदि। हमें प्रतिदिन दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, रेडियो तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दैनिक मौसम संबंधी सूचनाएं भी मिलती रहती हैं। जैसे बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि तत्व मिलकर मौसम के विभिन्न संकेतों को उत्पन्न करते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने के 3 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख कारक हैं? तापमान, वायुदाब यानी तापमान मतलब टेम्परेचर, वायुदाब मतलब एटमॉस्फेरिक, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आर्द्रता या नमी जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है तो हमें ठंडे ठंडे खाद्य पदार्थ खाने व पीने, हल्के कपड़े पहनने, पंखे के नीचे या छांव में रहने आदि की इच्छा होती है। जब बहुत दिनों तक गर्म मौसम रहता है, समझ गए कि नहीं? तो हमें ठंडे खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम वगैरह हम लोग ज़्यादा ठंडी में पसंद करते हैं। पंखे के नीचे रहने, छाह में रहने आदि की इच्छा होती है। इसके विपरीत जब बहुत दिनों तक ठंडा मौसम रहता है तो हमें गर्म खाद्य पदार्थ खाने पीने, ऊनी वस्त्र यानी ऊनी व गर्म कपड़े पहनने, धूप में बैठने आदि की इच्छा होती है। जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियां 2-3 महीने तक बनी रहती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? यानी जब ऐसी एक समान वातावरणीय स्थितियां कितने 2 से 3 महीने तक बनी रहती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। सामान्यतः भारत में 4 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। दिसंबर से जनवरी तक ठंडा या शीत ऋतु जिसे हम लोग कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शीत ऋतु कहते हैं। और मार्च से मई ये क्या होता है? गर्म मौसम यानी ग्रीष्म ऋतु। फिर जून से सितंबर ये क्या होता है? वर्षा का मौसम यानी वर्षा ऋतु। अक्टूबर से नवंबर ये क्या होता है? सामान्य मौसम होता है, शरद ऋतु, यानी जिसे हम एक तरह से वसंत ऋतु कहते हैं, जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मौसम, मौसम किसे हम कहते हैं? मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। मौसम के लिए 3 कंडीशन अनिवार्य है। क्या? तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। यानी यह प्रत्येक दिन मौसम डेली, यानी आज अभी क्या हुआ? बहुत तेज धूप है, गर्मी लग रही है, कल मौसम एकाएक बदला और कल क्या बारिश हो गई और फिर ठंडा लगने लगा। तो ये क्या हो गया? यानी मतलब जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो क्लाइमेट से रिलेटेड यानी वातावरण से, वो क्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और ऋतु क्या होता है ये भी हम ध्यान देंगे। जब एक ही तरह का मौसम
अधिक समय लगभग 2-3 माह तक रहता है तो इसे हम ऋतु कहते हैं। जैसे शीत ऋतु, अभी इस समय शीत ऋतु चल रहा है, ये मौसम आपका है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा और ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आ जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो होती है, ये 2 से 3 महीने तक जो घटनाएं रहती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। सोचिए इन ऋतुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। समझ गए कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर अपेक्षाकृत तिरछी पड़ती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिससे क्या होता है? जिससे यहाँ ठंड पड़ती है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक ठंड रहती है। दिन अपेक्षाकृत गर्म और रातें ठंडी होती है। पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जिसके फलस्वरूप हवाएं चलने पर उत्तर भारत के मैदानों में शीतलहर चलती है। इस ऋतु में किसान रबी की फसलों की बुआई करते हैं। रबी की फसलें समझ गए कि नहीं? जो नवंबर यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो बुआई होती हैं वो रबी की फसलें। उसके बाद अप्रैल मई में इसकी कटाई मड़ाई हो जाती है। तो ये कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें। आप अपने क्षेत्र में रबी की बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। जैसे इस समय आपके लगभग जितने भी उत्तर भारतीय हैं, इधर कौन सी फसल होगी? यहाँ पे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब क्या हो गई? तो ये रबी की फसल हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती है। समझ गए कि नहीं? भारतीय भूभाग पर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ गर्मी पड़ती है। उत्तर के मैदान में दिन में समय गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू भारत में पड़ती है। तो कभी कभी आंधी भी चलती है। इस ऋतु में किसान जायद की फसलों की बुआई करते हैं। आम का फल इसी ऋतु में प्राप्त होता है। आप अपने क्षेत्र में जायद की बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखें। तो ये आप लोग होमवर्क करेंगे, जायद की फसलें कौन कौन सी है और आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जायद की फसलें बोई जाती हैं, उन फसलों के नाम आप लोग लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में जानते हैं। वर्षा ऋतु ये आपका रहा। वर्षा ऋतु में क्या है? वर्षा ऋतु में हवाएं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। वर्षा ऋतु में समझ गए कि नहीं? यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर, यानी पृथ्वी की तरफ, जो स्थल भूभाग है उस तरफ पृथ्वी के, वे अपने साथ नमी लाती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से टकराती हैं तो वर्षा करती हैं। समझ, आपको पता ही है बादल बनने का प्रोसेस मैं क्लास में बताया हूँ। ये वाष्प के रूप में ऊपर उठ करके जाते हैं और यहाँ पर ये वाष्प बन करके बर्फ के रूप में परिवर्तित होते हैं, और ये जब संघनित होते हैं यानी इनका जब वजन बढ़ जाता है तब ये क्या होते हैं? फिर बारिश के रूप में ये नीचे गिरने लगते हैं। समझ गए कि नहीं? ये वर्षा होती है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? तो होती है। नदियाँ इस ऋतु में पानी से भर जाती हैं। जाहिर सी बात है, बारिश होगी तो नदियों में पानी, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की बुआई करते हैं। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल की बुआई करते हैं? खरीफ के फसल की बुआई करते हैं। आप अपने क्षेत्र में खरीफ में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसे लिखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग शरद ऋतु में चलते हैं। शरद ऋतु क्या है?
शरद ऋतु में हवाएं स्थल भाग से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। समझ गए कि नहीं? यानी हवाएं कहाँ किधर से, यानी एक तरह से स्थल से नदी की तरफ, समुद्र की तरफ, जिसमें भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे आप लोग, ये रहा आपका ये रही इंडिया। तो ये मानसून जो इधर जाते हैं, तो चूंकि इधर आपका हिमालय पर्वत है, आपको बताया ही हूँ ये हिमालय पर्वत है, तो इधर से मानसून जाते हैं तो इधर से ये टकरा जाते हैं, ये हिमालय पर्वत को उस पार नहीं जा पाते हैं। अब क्या होता है, एक समय बाद ये मानसून वापस लौटते हैं। अब जब वापस लौटेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है ऐसे इधर से ऐसे आते हैं, और ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ये आपका है तमिलनाडु। समझ रहे हैं ना? ये आपका क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु है। तो यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, इसे लौटती हुई मानसून कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। हाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में इस समय न अधिक गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी होती है। इस ऋतु में किसान खरीफ की फसलों की कटाई करते हैं। ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों, ध्यान देंगे यहाँ पे, ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों लगभग 30 से 35 वर्ष, समझ गए कि नहीं? 30 से 35 वर्ष जब लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस औसत दशा को उस क्षेत्र की जलवायु यानी क्लाइमेट कहते हैं। समझ गए कि नहीं? भारत की जलवायु कैसी है? इंडियन क्लाइमेट। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, ये थोड़ा देख लेंगे। मौसम और जलवायु के मूल तत्व एक ही होते हैं, यानी मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं वो एक ही होते हैं। अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, यानी अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। समझ गए कि नहीं? किस भाषा से? अरबी भाषा से। ध्यान देंगे आप लोग। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से। तो भारत में जलवायु कैसी है? भारत किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्थिति समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। समझ गए कि नहीं? हम जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है, कहीं पर्वत तो कहीं पठार है। जाहिर सी बात है, ये आपका है, ये इंडिया है। यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे, ये आपकी इंडिया है। समझ गए? ये वाला भाग आपका इंडिया का है। तो क्या कह रहा है? कहीं पर्वत, ये वाला जो आपको बताया हूँ इंडिया का, ये वाला भाग पठारी भाग है। ये हिमालय पर्वत है ही है आपका, आपको पता ही है। इधर जो है आपका थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये आपको पता ही है। तो पर्वत तो कहीं पठार, कहीं मरुस्थल, तो कहीं समुद्र, और समुद्र ये है ही है। ये चूंकि भारत क्या है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। नीचे क्या है आपका? हिंद महासागर, ये रहा आपका हिंद महासागर। इधर यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, इसीलिए जो भूखंड 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो भारत का दक्षिण वाला भाग है कि नहीं,
ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, समझ गए कि नहीं। कहीं मरुभूमि तो कहीं समुद्र तट। इस कारण हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। यानी राजस्थान का ये दो जो जिला है, जैसलमेर और बीकानेर, क्या है, बहुत गर्म स्थान है। जबकि लद्दाख चूंकि अभी हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है। वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्रास, ये देखो जगह का नाम है, द्रास और कारगिल स्थानों में बर्फ पड़ती है। तटीय मैदान जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु सामान्य है। वे न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ये स्थान आर्द्र है। इन विविधताओं के चलते के रहते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। भारत की कृषि इन्हीं मानसून हवाओं के फलस्वरूप होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ है पर्याप्त वर्षा, समझ गए कि नहीं। भारत के संदर्भ में अच्छे मानसून का अर्थ क्या है, पर्याप्त वर्षा तथा इसके कारण प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जाहिर सी बात है, फसल के लिए सबसे जरूरी जो है वो वर्षा ही है। तो जहाँ पे प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी वहाँ पे फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। भारत की जलवायु की जानकारी के लिए हमें यहीं की मानसूनी हवाओं, वर्षा व तापमान के बारे में जानना आवश्यक है। अब हमारी अगली हेडिंग क्या है, मानसूनी हवाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मानसूनी हवाएं कह रहा है कर्क रेखा। देखो थोड़ा सा ये ध्यान दो एक बार और आप लोग, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। बीच से कौन सी रेखा गई है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ऊपर क्या है आपकी, कर्क रेखा है, जानते ही है। और नीचे का क्या है आपका, मकर रेखा है, समझ गए कि नहीं। ये है आपका भूमध्य रेखा। तो चूंकि सूर्य की सर्वाधिक किरणें कहाँ पड़ती हैं, ये आप लोगों को क्लास में बताया ही हूँ अच्छी तरह से। सूर्य की सर्वाधिक किरणें पृथ्वी के भूमध्य वाले भाग पे पड़ता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर सर्वाधिक धूप मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ का क्या होगा, तापमान अधिक होगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्या रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान देंगे। ये जो है आपका, ये मैं पीछे भी बताया था, ध्यान दोगे आप लोग। ये तो ये वाला जो भाग है ये उष्णकटिबंधीय है, यानी 23.5 से, ये 0 डिग्री से ये 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ, यानी उत्तर और दक्षिण। तो ये वाला जो है ये उष्णकटिबंधीय है। और 66.5 डिग्री जो है, 66 इतने डिग्री जो है ये उपोष्ण है, यानी यहाँ पे क्या होगा, गर्मी और ठंडी दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाएंगी। और आप जानते ही हो भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा के जो ऊपर यानी उत्तर वाला भाग है वो कौन सा, किस प्रकार का कटिबंध होगा, उपोष्ण कटिबंधीय। समझ में आ रही है ना। और ये उष्ण मीन्स गर्म, समझ गए कि नहीं, उष्ण कटिबंध। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो बातें ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करो, समझ गए कि नहीं, बेझिझक। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कर्क रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके दक्षिण का भाग उष्णकटिबंधीय यानी कर्क रेखा के दक्षिण का भाग क्या है? उष्णकटिबंधीय यानी गर्म जलवायु क्षेत्र, जबकि उत्तर का भाग उपोष्ण कटिबंधीय, अभी बताया ना आपको, उपोष्ण का बहुत कुछ कम वर्षा, कुछ कम गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई, एक मिनट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर पूरे देश में के स्थलीय भाग पर तापमान काफी अधिक रहता है, किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये तटीय प्रदेश हैं। और आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि जितने भी तटीय प्रदेश होंगे यानी समुद्र के तट वाले जो है, ना तो वहाँ पे अधिक गर्मी होगी ना तो अधिक ठंडी होगी। तो बंगाल की खाड़ी का तापमान कम रहता है, इस कारण नमी युक्त हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। हवाएं कहाँ चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और अधिक वर्षा करती हैं। इस स्थिति के विपरीत शीत ऋतु, उत्तरी क्षेत्र का तापमान काफी कम हो जाता है, किंतु जब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान किंतु अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। इस कारण अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है तथा कम वर्षा करती हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। इस कारण अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं और कम वर्षा करती हैं। ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं? तो ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। भारत के मानचित्र पर समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को देखिए। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। तो ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा है इसमें, ये देखो, ये रही, ये यहाँ पे ये मानसूनी हवाएं ये जो चल रही है, ये यही जो है यहाँ पे ये जाती है यहाँ पे, और ये जो यहाँ ये आपका जो ये हिमालय पर्वत है, ये इसके आगे मानसून नहीं जा पाता है। यहाँ से जाकर के टकराते हैं तो फिर ये एक बार वापस भी होते हैं। अब ये मैंने आपको बताया। तो ये इस वाले बेल्ट में इधर ये यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, इधर तमिलनाडु हो गया, इन सब क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? ये रहा ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली यानी स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली मानसूनी हवाओं को मानचित्र पर देखिए। इन्हें उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। मानसूनी हवाओं को प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखिए। समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरब सागर में चलने वाली हवाओं से कहीं अधिक वर्षा होती है। तो ये आप लोग देख लेंगे इसे, है ना? ये आप लोग करके लाएंगे, क्लास में होमवर्क रहेगा। और फिर अब हम लोग अगली हेडिंग जो है वो वर्षा का। कभी हम सुनते हैं कि इस वर्ष दिल्ली में अधिक वर्षा, राजस्थान में कम वर्षा हुई है, तो कभी सुनते हैं कि मुंबई में घनघोर वर्षा, चेन्नई में हल्की वर्षा हुई। ऐसा क्यों? आइए समझें। हमारे देश में वर्षा का वितरण असमान है। समझ गए कि नहीं? यानी वर्षा जो है ये कोई निश्चित नहीं है कि इस क्षेत्र में हमेशा वर्षा होगी ही नहीं। किसी क्षेत्र में किसी वर्ष अधिक वर्षा होगी तो किसी क्षेत्र में
किसी वर्ष वर्षा कम हो गई या इसी प्रकार की, यानी वितरण जो है वो क्या होता है, असमान होता है। दक्षिण भारत के पश्चिम और पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। समझ गए कि नहीं? पूर्वी तट से आंतरिक भागों की ओर जो है वो क्या होती है, क्योंकि उस समय तक क्या वायु का वेग जो है वो थोड़ा धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून आगे नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वर्षा कम होती है। उत्तर भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादल पहले तटों पर पहुंचते हैं। ये अधिक जलवाष्प से भरे होते हैं और इतने घनघोर वर्षा होती है। इन बादलों को लेकर हवाएं जब भारत के आंतरिक भागों में पहुंचती हैं तो उनसे कम वर्षा होती है। तब तक क्या होता है, वायु का वेग भी कम हो जाता है और बादल भी कम हो जाते हैं। राजस्थान राज्य तक पहुँचते पहुँचते इन बादलों में बहुत कम जलवाष्प बचती है, क्योंकि सभी जलवाष्प क्या होते हैं, तब तक वहाँ पे बारिश कर चुके होते हैं। इसलिए ध्यान देंगे आप लोग, इसलिए यह प्रदेश लगभग सूखा रह जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य तीन ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। इस कारण जल वाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यानी उत्तर पूर्वी तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको बताया वो आपका उधर हिमालय पर्वत, और उसके नीचे जैसे ही आओगे मेघालय में जैंतिया, गारो, खासी, तीन पहाड़ियों के बारे में मैं बताया हूँ। और उसके बाद जो हिमालय के नीचे से आओगे ना, तो देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये जो है तो ये यहाँ पर है, ये जो ये पूर्वांचल की पहाड़ी बोलते हैं इसको। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे भी पहाड़ी है ये, और इधर तो आपका हिमालय पर्वत है ही है, और यहाँ मेघालय पे तीन चोटियाँ हैं, जैंतिया, गारो, खासी, ये तीन होती हैं। इधर से जो मानसून जाते हैं ये आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहा है यहाँ पे, पहाड़ों से घिरे इस कारण जलवाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पूरी तरह से स्वयं को जलवाष्प से खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में भारत के अधिक वर्षा होती है। वर्षा मापी यंत्र बनाइए। एक बोतल, एक कीप, एक रबड़ बैंड, एक स्केल और एक साइकिल की तीली लीजिए। फिर क्या है, कीप के ऊपर का घेरा बोतल की पेंदी के बराबर हो। यह न तो छोटा हो न बड़ा हो। कीप को बोतल के ऊपर रखकर उसे रबड़ बैंड से कसकर बांध दीजिए। अब आपका वर्षा मापी यंत्र तैयार हो गया, जैसा चित्र में दिया गया है। दिया गया है, थोड़ा सा ये देख लेंगे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य के मौसिन राम में होती है। समझ गए, नामक स्थान पर होती है मौसिन राम। ये है आपका मेघालय राज्य में, यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, जब वर्षा होने लगे तो इसे खुले स्थान या छत पर रख दीजिए। इसमें वर्षा का पानी गिरेगा और आप 1 घंटे, 2 घंटे या दिन भर का जैसा चाहें
उस समय की वर्षा की माप कर सकते हैं। वर्षा की माप के लिए आप बोतल में तीली डालिए। जहाँ तक तीली पानी से भीगी हुई है उसे अपने स्केल से नाप लीजिए। वर्षा का नाप सेंटीमीटर या इंच में करते हैं। समझ गए कि नहीं? एक बात ये भी ध्यान दोगे आप लोग, यानी वर्षा का माप किस में करते हैं? सेंटीमीटर या इंच में करते हैं। जब वर्षा की माप न करनी हो तो इस वर्षा मापी यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। वर्षा प्रदर्शित करते भारत के मानचित्र को देखकर बताइए, भारत के किन किन राज्यों में अधिक वर्षा होती है। ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सब आपको होमवर्क रहेगा। यानी भारत के किन राज्यों में अधिक वर्षा होती है। अभी मैंने आपको बताया भी कुछ। भारत के किन किन राज्यों में कम वर्षा होती है, ये भी मैंने अभी आपको बताया पीछे। तापमान आगे है। अगली हेडिंग जो है हमारा क्या है? तापमान। तापमान क्या है? उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु क्या होता है? नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है, यानी 15 नवंबर के आसपास। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। जाहिर सी बात है, अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकलना और समुद्र से दूरी है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम जनवरी और फरवरी महीनों में सबसे अधिक ठंड का अनुभव करते हैं। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दिन का औसत तापमान क्या होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात का तापमान उससे भी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी। यह समुद्र के करीब होता तो इतनी ठंड नहीं पड़ती है और हिमालय करीब के नज़दीक होने की वजह से ही यहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत में भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता के कारण शीत ऋतु का अधिक प्रभाव नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? आइए विचार करें। किस पर विचार करेंगे हम लोग, यह भी समझे पहले। अपने देश में 4 माह के अतिरिक्त हमें गर्म या उमस भरे दिनों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मौसमी दशाओं में जीवाणु एवं विषाणु खूब पनपते हैं, जो स्थिति बीमारियों का कारक बनते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने आसपास के स्थान व जल को स्वच्छ रखना चाहिए। अगले हेडिंग देखते हैं। आइए विचार करें। भूमध्य रेखा और समुद्र की निकटता प्रायद्वीपीय भारत में अधिक ठंड क्यों नहीं पड़ने देती है? उत्तर भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु मार्च माह के मध्य प्रारंभ होती है। यहाँ हम अप्रैल से, देखो ये मैप है आपका, ध्यान दोगे थोड़ा सा, ये है
भारत में औसत वर्षा वाले स्थान, समझ गए कि नहीं? औसत वर्षा वाले ये है, यानी किस क्षेत्र में औसत वर्षा अधिक होती है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये आपका देखो दे रखा है, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक ये रहा आपका। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये 200 सेंटीमीटर से अधिक, और ये जो है आपका पश्चिमी घाट का। फिर 100 से कह रहा है 200 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये वाला, ये नहीं, ये वाला भाग, ये जो डार्क ब्लू है, और लाइट ब्लू वाले 50 से 100 सेंटीमीटर ये वाला भाग है, ये सब, ये लाइट ब्लू वाला है, समझ गए कि नहीं? फिर क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर से कम, ये वाला जो है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या था, एक मिनट। हाँ, उत्तर भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु मार्च माह के मध्य से आरंभ होती है। यहाँ हम अप्रैल से जून माह के बीच अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। इस समय भारत के अधिकांश भागों में तापमान अधिक रहता है। कई माह में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस, समझ गए कि नहीं, पहुंच जाता है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु समुद्र के निकटता के कारण उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। सोचिए, समुद्र की निकटता दक्षिण भारत में अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ने देती है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे जैसे ही तापमान निकलता है ये बनता है, क्योंकि ये जल है, जल जल्दी गर्म भी नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो जल्दी ठंडा होने पर जब तक स्थल ठंडा हो जाता है, लेकिन जलीय भाग ठंडा नहीं होता है, तो उसका असर पड़ेगा ही। तो आज का ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है, और इसमें आपके क्वेश्चन आंसर सभी किए हुए हैं, ध्यान देंगे। और जो भी इसमें आपको न समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे या ग्रुप में मैसेज करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे एक नई क्लास में मिलेंगे। ओके, फिर बाय।